गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको विदित है, मैं डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम अपने वीडियो में अभी कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के बारे में हमने चर्चा की। पहले वीडियो में हमने चर्चा करी कि शीत युद्ध किस कारण से हुआ था, क्या परिस्थितियां थी जिनकी वजह से शीत युद्ध हुआ, फिर शीत युद्ध के परिणाम क्या निकले, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा और शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण रहे। इस तरह से हमने 3 वीडियो के अपलोड किए हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में आए हैं, वो उन प्रश्नों की मुझे लगा कि बच्चों को चर्चा कर लेनी चाहिए, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज मैं ये प्रश्न आपसे चर्चा कर रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले ये जो क्लियर होना चाहिए आपको, मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया कि शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध क्या होता है? तो शीत युद्ध क्या होता है? ये एक ऐसा युद्ध है जो दो देशों द्वारा आमने सामने नहीं लड़ा जाता, बल्कि दूसरे देशों, छोटे देशों को सहायता देकर के और अपनी विचारधारा का प्रचार करके, जैसे कि विस्तारवादी नीति को चोट पहुंचा के, जैसे पूंजीवादी तो समर्थक पूंजीवादी नीति का अनुसरण करते हैं और साम्यवादी समर्थक साम्यवादी नीति का अनुसरण करते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, इन नीतियों का अनुसरण करके और जो युद्ध लड़ा गया वो शीत युद्ध कहा जाता है। और इस शीत युद्ध शब्द का जो प्रयोग है वह 50 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया जो यूएसए और यूएसएसआर ने लगातार प्रयोग किया था। शीत युद्ध के दौर में ये दोनों देश कभी भी आमने सामने होकर के नहीं लड़े, लेकिन विश्व की दो महाशक्तियों के रूप में छोटे देशों का साथ देकर अपनी अपनी वैश्विक सत्ता स्थापित करने की कोशिश अवश्य की। क्लियर हो गया कि शीत युद्ध क्या होता है। दूसरा प्रश्न है कि यूएसए और यूएसएसआर ने शीत युद्ध क्यों व किस तरह लड़ा। जैसे दोनों देशों के बीच में हम सभी जानते हैं कि विचारधारा का मुख्य अंतर था। यूएसए पूंजीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में था, जबकि यूएसएसआर समाजवादी और तानाशाही व्यवस्था के पक्ष में था। दोनों अपनी अपनी विचारधारा को पूरे विश्व में स्थापित करना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया, जिसके चलते दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक अविश्वास, हथियारों की दौड़, सेना की ताकत बढ़ाने की सनक, एक दूसरे की जासूसी करना और भड़काऊ कदम और बयानबाजी करना आम बात हो गई थी, और यह सिलसिला 50 वर्षों तक चला था। क्लियर है बिल्कुल कि शीत युद्ध किस तरह से लड़ा गया था। तीसरा प्रश्न आता है कि शीत युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। शीत युद्ध 1945 के आसपास, कोई इसका एक एक्यूरेट डेट नहीं है, एक्यूरेट ईयर भी नहीं है, 45 के आसपास ये लड़ा गया था, क्योंकि इसकी शुरुआत अचानक से नहीं हुई थी, बल्कि जो उस समय की परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के कारण शीत युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट आता है कि वह कौन सा कारण था जिसने दोनों महाशक्तियों को कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आने दिया। इसका जो जवाब है वो ये है, दोनों का परमाणु बम से सशक्त होना। न्यूक्लियर वेपन यूएसए और यूएसएसआर में बहुत ऐसे थे जिसके कारण दोनों महाशक्तियां कभी भी एक दूसरे के सामने सामने नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट आता है कि यूएसएसआर की स्थापना कब व किस वजह से हुई थी। यूएसएसआर की स्थापना वर्ष 1922 में रूसी क्रांति की वजह से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो विवाद हुए वो कब शुरू हुए थे। देखो क्या है बच्चों कि कम्युनिस्ट सरकार के आने से पूर्व रूस में दो दल थे, जिनमें से एक को श्वेत तथा दूसरे को लाल रंग से पहचाना जाता था। श्वेत वे थे जो वामपंथ यानी कि कम्युनिज्म के खिलाफ थे, तथा लाल वे थे जो वामपंथ के पक्ष में थे। यूएसए ने वामपंथ को कमजोर करने के लिए श्वेतों का साथ दिया था। इसी कारण दोनों में एक दूसरे को
पीछे खदेड़ने की, मतलब उनको एक दूसरे को पीछे करने की दौड़ लग गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया था। शीत युद्ध, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि शीत युद्ध शुरू होने से पहले किस वर्ष यूएसए और यूएसएसआर के बीच अच्छे संबंध स्थापित हुए थे? 1933 में अच्छे संबंधों के चलते ही दोनों देश, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर, विश्व युद्ध में एक ही ओर से लड़े थे। लेकिन विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, दोनों में से एक दूसरे को विस्तारवादी नीति के कारण एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लग गई थी, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग थी। क्लियर हो गया बिल्कुल कि 1933 में जब कि द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, उस समय दोनों एक ही पक्ष से लड़े थे, एक ही तरफ से लड़े थे, परंतु लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो दोनों में ये होड़ लग गई कि कौन आगे है, कौन आगे है। ऐसी स्थिति में शीत युद्ध जो है वो शुरू हो गया था। एक और क्वेश्चन आता है कि यूएसए की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए की कंटेनमेंट पॉलिसी क्या थी? कंटेनमेंट पॉलिसी, ये कई बार पूछा जाता है, यूएसएसआर के फैलाव को रोकना था, क्योंकि कंटेनमेंट से समझ जाए करो आप कम्युनिस्ट थ्योरी जैसे कि कंटेनमेंट थ्योरी ये थी कि यूएसएसआर के प्रभाव को कैसे कम किया जा सके, और इस प्रभाव को कम करने के लिए सभी देशों में क्या हो रहा था, क्योंकि उस वक्त कम्युनिस्ट का प्रचार सभी देशों में हो रहा था और कम्युनिस्ट सरकारें बन रही थी। क्लियर हो गया कि यूएसए ने कम्युनिस्ट सरकारों को बनने से रोकने के लिए जो है हमारे कंटेनमेंट पॉलिसी बनाई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए ने यूरोपीय देशों को अपनी तरफ करने के लिए क्या किया? यूएसए ने मार्शल प्लान ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के तहत जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को पैसा व लोन दिया ताकि वे द्वितीय विश्व युद्ध में हुई हानि से खुद को उबार सकें। यूएसए ने मार्शल प्लान ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के तहत जर्मनी और फ्रांस, जो यूरोप के देश थे, जो बड़े मतलब इम्पोर्टेंट कंट्रीज थे, उनको क्या किया? पैसा दिया और कर्ज दिया ताकि वे द्वितीय विश्व युद्ध में हुई हानि से खुद को बाहर निकाल सके। उसने जापान जैसे देशों को भी आर्थिक मदद दे करके वैश्विक सत्ता को मजबूत करने का प्रयास किया। तो ये कहलाती है उनकी जो ये यूएसए की मार्शल प्लान। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यूएसए का मार्शल प्लान ऑफ रिकंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है? या ये तो डायरेक्ट पूछा गया कि यूएसए ने यूरोपीय देशों को अपनी तरफ मिलाने के लिए क्या किया, अथवा दूसरी तरह से ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि यूएसए ने मार्शल प्लान ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के तहत क्या कूटनीति अपनाई। तो उन्होंने क्या अपनाई कि उन्होंने जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को पैसा और कर्ज दिया ताकि वे द्वितीय विश्व युद्ध में हुई हानि से खुद को उबार सके। इस तरह से उन्होंने जापान को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। तो ये दो नीतियां जो है वो यूएसए की। तो इससे भी एक आप अंदाजा लगा सकते हो कि सोवियत संघ का तो धीरे धीरे बिखराव हो रहा था, क्योंकि उसके जो कंट्री थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होते जा रहे थे। फिर ये क्वेश्चन आता है कि 1917 का ट्रूमैन सिद्धांत क्या था। नेक्स्ट आता है कि इस सिद्धांत में कहा गया कि अमेरिका को सभी देशों में पनप रही उस क्रांति को सहयोग देना चाहिए जो अपने देश की कम्युनिस्ट सरकार को समाप्त करना चाहती है। मतलब कि अमेरिका उन सभी राष्ट्रों को सहयोग करना चाहता था जो कि अपने देश में कम्युनिस्ट सरकार है उसको समाप्त करना चाहती है। तो ये था हमारा 1947 का ट्रूमैन सिद्धांत, जब उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 1948 बर्लिन नाकाबंदी क्या थी? 1948 बर्लिन नाकाबंदी क्या थी? बर्लिन ब्लॉकेड क्या था? बर्लिन क्या है? जर्मनी का शहर था, है ना? ईस्ट जर्मनी का शहर था जिसे अमेरिका और सोवियत संघ ने आपस में बांट रखा था। लेकिन क्योंकि पूर्वी जर्मनी पर तो सोवियत संघ का अधिकार था, इसलिए उसने
अमेरिका के अंतर्गत आने वाले बर्लिन के हिस्से से चारों ओर नाकाबंदी कर दी थी ताकि वह पूरे बर्लिन पर अधिकार कर सके। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, हवाई मार्ग से बर्लिन में लोगों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया, उनके लिए सामान की जो है सप्लाई करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि एक वर्ष इंतजार के बाद में सोवियत संघ ने उसकी नाकाबंदी हटा दी और ये नाकाम सिद्ध हुई। तो ये क्लियर हो गया कि बर्लिन की नाकाबंदी क्या थी कि पूर्वी बर्लिन बर्लिन जो है वो पूर्वी जर्मनी का हिस्सा था और सोवियत संघ और अमेरिका ने इसको बांट रखा था, लेकिन इस पर सोवियत संघ का अधिकार था और उसने नाकाबंदी कर रखी थी। लेकिन अमेरिका ने क्या हुआ, एयरलिफ्ट के द्वारा लोगों को बाहर निकालना शुरू किया और उसको सप्लाई करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ को ये सारी ब्लॉकेट जो है, नाकाबंदी जो है वो हटानी पड़ी थी। क्लियर? नेक्स्ट आता है नाटो क्या है। नाटो क्या है तथा इसकी स्थापना कब व क्यों की गई थी। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह अमेरिका द्वारा यूरोप देशों के साथ मिलकर बनाया गया एक समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी ताकि सोवियत संघ के विस्तार को रोका जा सके। नाटो के अंतर्गत ये तय किया गया कि यदि नाटो के किसी भी सदस्य देश पर सोवियत संघ हमला करता है तो सभी अन्य सदस्य उस देश की सहायता करने के लिए बाध्य होंगे। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और ये अमेरिका द्वारा क्या किया गया, यूरोपीय देशों के साथ मिलकर बनाया हुआ एक समूह है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी, जिससे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। और ये कहा गया था कि जो भी नाटो का मेंबर है, यदि नाटो के किसी भी मेंबर पर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो वह आक्रमण नाटो पर समझा जाएगा और अन्य सभी सदस्य देश उसकी सहायता करने के लिए बाध्य होंगे। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करी, कुछ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।